इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया स्वीट्स आपको माह रमजान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अनमोल बेकर्सविल बिस्किट, हर बाइट में रियल इंग्लिश बेकरी का स्वाद। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। महाबोधि मंदिर धमाकों की जांच के लिए कायम की जा सकती है एसआईटी। कार्रवाई में मकामी अफराद के मुलविस होने का शक। सोनिया गांधी और सुशील कुमार शिंदे ने महाबोधि मंदिर का किया दौरा। शिंदे ने कहा, हर जाविये से की जा रही है जांच। मुंबई में मूसलाधार बारिश का असर। अंटाप हिल में मिट्टी के तोदे गिरे, 2 अफराद की मौत, कई जख्मी। आरएसएस प्रचारकों की मीटिंग में हिस्सा लेने पहुंचे राजनाथ। पार्टी उमूर में आरएसएस की मुदाखलत से किया इनकार। लद्दाख में चीनी दरअंदाजी के मामले पर मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में इजहार तशवीश। हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। और खबरें तफसील से। महाबोधि बम धमाकों के सिलसिले में एनआईए को अभी तक कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई है। उसे शक है कि धमाकों के लिए मकामी लोगों का इस्तेमाल किया गया होगा। एनआईए ने इंडियन मुजाहिदीन और रोहिंग्या मुसलमानों के रूल को भी खारिज नहीं किया है। कौमी जांच एजेंसी ने धमाकों के बारे में सुराग देने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया। ज़राए के मुताबिक जिंदा बरामद हुए बमों का डीएनए नमूना लिया जाएगा। इस तकनीक का इस्तेमाल बोस्टन धमाकों की तहकीकात के लिए भी किया गया था। मजीद तहकीकात के लिए एसआईटी भी तश्कील देने की बात चल रही है। इसी बीच धमाकों के सिलसिले में पटना से हिरासत में लिए गए 4 अफराद को छोड़ दिया गया है। इन लोगों के खिलाफ तफ्तीशकारों को कोई सबूत नहीं मिला है। एनआईए ने महाबोधि धमाकों के सिलसिले में जेडीयू की तलबा विंग के जनरल सेक्रेटरी गुंजन पटेल से लंबी पूछताछ की है। ये पूछताछ सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर की गई है। इस फुटेज में गुंजन पटेल की कार नजर आ रही है और खुद गुंजन भी मुश्तबा हालत में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे आज बोधगया पहुंचे। उन्होंने महाबोधि मंदिर का दौरा किया और इस सिलसिलेवार धमाकों से हुए नुकसान का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला और सोनिया गांधी ने धमाकों की जांच पड़ताल के बारे में भी जानकारी हासिल की। सेक्रेटरी दाखिला अनिल गोस्वामी और कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी अंबिका सोनी भी उनके साथ हैं। कांग्रेस सदर और मरकजी वजीर के दौरे के पेश नज़र महाबोधि मंदिर के अतराफ सलामती के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने बोधगया सिलसिलेवार धमाकों की हर जाविये से जांच की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि जांच एजेंसियां जल्दबाजी में बेकसूर अफराद को गिरफ्तार नहीं करना चाहती। यही वजह है कि तफसीली जांच की जा रही है। और 6 के बीच में ही ये सब हो गए। इसका मतलब रात में कभी तो ये रखे हुए हैं। हम पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पे कर रहे हैं। शायद इसमें 3-4 आदमी भी हो सकते हैं, कार हो सकती है। देखिए, इसके बारे में मैंने अभी वो पूछ ले लिया। अक्टूबर में जो इन्फॉर्मेशन हमने दे दी थी उस पर उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दे दी थी और 3 तारीख को डीआईजी ने यहाँ एक रिव्यू ले लिया था।
देखिए, गड़बड़ी में अरेस्ट करके या किसी को भी ये करना और बताना खाली वो ठीक नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन का काम डिटेल में जाना और असली लोगों को पकड़ना ये काम होता है। वी आर वॉचफुल फॉर एवरीथिंग। देयर आर सो मेनी complex of problems are there. Infiltration from the other countries are there. Naxalites are there. The local communal disturbances are there. So all angle we have to see. मुंबई के अंडॉफ हिल इलाके में मूसलाधार बारिश के सबब मिट्टी के तोदे खिसक गए, जिसकी वजह से 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 4 अफराद अब भी मलबे में दबे हुए हैं। 5 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया। मकामी लोगों का कहना है कि पहाड़ी इलाके में मकान तामीर किए जा रहे हैं, जिसके नतीजे में वहां मिट्टी के तोदे खिसकने का खतरा हमेशा बना रहता है। एंटरप्राइज पोस्ट ऑफिस के पीछे ये जो झोपड़पट्टी आप देख रहे हैं स्लम एरिया, वहाँ पे एक ऊपर से चट्टान गिरी, एक 2-3 बड़े पत्थर गिरे और 5 झोपड़ियाँ नीचे दब गई है। उसमें से टोटल 10-12 लोग नीचे दबे हुए थे। उसमें से कुल 5 लोगों को बाहर निकाला गया है और उनको हॉस्पिटल भेजा है। चट्टान के आजू बाजू के जो झोपड़ा है उन्होंने उनको ऑलरेडी इवैक्यूएट किया गया है और कुछ लोग खुद ही भाग भी गए हैं। इसके बाद में इसको ऐसा हादसा वापस ना होने के लिए जो कार्रवाई करनी पड़ेगी वो बीएमसी के साथ तय करके की जाएगी। आज से अमरावती में आरएसएस प्रचारकों की 2 रोजा मीटिंग हो रही है। बीजेपी सदर राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए पहुंचे। शिरकत से कबल मीडिया नुमाइंदों ने बीजेपी और आरएसएस के ताल्लुकात पर सवाल पूछे। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी के सियासी फैसलों में संघ की कोई दखलंदाजी नहीं होती। हाँ, जरूरत पड़ने पर इससे मशवरा लिया जाता है। एजेंडा के संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपनी व्यक्तिगत बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया हुआ। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ विषय हैं जिन पर कि मुझे कुछ ऐसे प्रमुख लोगों के साथ विचार विमर्श करना था, इस कारण यहाँ पर आया हुआ। राजनाथ जी, कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए बीजेपी पूरी तरह तैयार है, संघ परिवार पूरी तरह तैयार है। इस मीटिंग में इस विषय पर डिस्कशन होने वाला है कुछ? मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इस प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं होता है और जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर निर्णय होगा और उसकी जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। कांग्रेस लीडर रेणुका चौधरी ने आरएसएस प्रचारकों की मीटिंग में नरेंद्र मोदी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार चुने जाने के इम्कान पर कुछ यूं रद्दअमल जाहिर किया। चल रहा अमरावती में 3 दिनों का, उसके बाद तय करेंगे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री। बेचारे 3 दिन में क्या आएगा, देखा जाएगा। ये तो नई कोई बात नहीं, ट्रेलर दिखाते दिखाते थक गए, पिक्चर देखने का शौक ही नहीं है। मैम, मंथन के बाद कुछ अमृत निकलता है ऐसा माना जा रहा है। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला था। 3 दिन के मंथन के बाद पहले उनके गले में जो फंसा है ना निगल सकरे ना थूक सकरे, पहले उसका इलाज करे, बाद में मंथन में क्या निकलेगा देखा जाएगा। केरला के सोलर पैनल घोटाला मामले में आज अपोजिशन एलडीएफ की कॉल पर 12 घंटे का रियासतगीर बंद मनाया जा रहा है। बंद का मिलाजुला असर देखा जा रहा है। सरकारी व निजी ट्रांसपोर्ट सड़कों से नदारद हैं, दुकानें और होटल भी बंद हैं। रेल से पहुंचे मुसाफिर ट्रांसपोर्ट न होने से रेलवे स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ इलाकों में निजी गाड़ियों पर पथराव किया गया है। रियासत में सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। अपोजिशन वज़ीर आला उमन चांडी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। उमन चांडी इस्तीफे से इनकार कर चुके हैं। एलडीएफ के अरकान पार्लिमान और अरकान असम्बली 22 जुलाई को रियासती सेक्रेटेरिएट पर 24 घंटे का धरना भी देंगे। Demand is a very logical and reasonable demand. What are we saying? We are saying that there is enough information in the public domain which shows that the Chief Minister, his office, and ministers in his government have given patronage to these people who have used that patronage to hoodwink a large number of people into just giving over crores and crores of rupees on something which is a huge scam. And it's not the first time that these people are involved in this huge scam. There were cases against them. Now, in that situation, it's a logical demand to say, have a judicial probe
a time-bound judicial probe into this, and till then the Chief Minister should step down from office. दिल्ली हाईकोर्ट ने 1984 सिख फसादात मामले में सीबीआई और कांग्रेस लीडर सज्जन कुमार को नोटिस जारी किया है। 1984 सिख फसाद मुतासरीन की दाखिल करदा अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने सज्जन कुमार और सीबीआई को 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। सिख फसादात मुतासरीन के लिए लवाहिकीन ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए सज्जन कुमार को फसादात मामले में बरी किए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है। अर्जी गुजारों का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले की समाअत के दौरान कानूनी शवाहिद पर मुनासिब गौर नहीं किया। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जुड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सबका जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने केवल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। 1. हामला को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर ग़िज़ा का ख्याल और माँ का दूध। जी हाँ, अपने बच्चों को सुए तग़ज़िया से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. हामिला को अच्छा खाना। 2. माँ का पहला दूध सच्चा होता है। 3. 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। 4. फिर माँ का दूध और खुराक दोनों में तवज्जो। 4 बातों से नाता जोड़ो, सुए तग़ज़िया भारत छोड़ो। सुना है प्यार में घंटियाँ बजती है। तुम झूठ बोल रहे हो। शहनाइयाँ बजती है। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ढोल नगाड़े बजते हैं। यस, पर मेरा तो बैंड बज गया। आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर, आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मुंबई की एक मकामी अदालत ने सिमी के 7 कारकुनों को बरी कर दिया है। बरी होने वालों के नाम सरदार अमान खान, इरफान अहमद, जमशेद, इमरान अहमद, अजीम शेख, अब्दुल जब्बार और अमीरुल्लाह हैं। इन लोगों को 27 सितंबर 2001 को वस्ती मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। इसी दिन सिमी पर पाबंदी आयद की गई थी। पुलिस ने कहा था कि लोग पाबंदी के खिलाफ एहतजाज का मनसूबा बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से कुछ मुश्तबा लिटरेचर भी दस्तियाब होने का दावा किया था, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रही। पुलिस ने इन पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होने का भी इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन ये इल्ज़ाम अदालत में साबित नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट में आज कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले पर बहस फिर शुरू होगी। कोयला घोटाले पर पेश सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण आज सीबीआई को बाख्तियार बनाने पर मरकजी हुकूमत के हलफनामे पर राय पेश कर सकते हैं। पीर के रोज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी, जिसमें जांच की तफसीलात को हुकूमत के साथ शेयर करने की इजाज़त मांगी गई है। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में गुजरात पुलिस के 11 पुलिस एहलकारों को गवाह बनाया है। ऐनी गवाह के तौर पर
पेश किए गए उन 11 पुलिस एहलकारों को सीबीआई ने एफआईआर में मुलजमीन के तौर पर पेश किया था, लेकिन उनका नाम चार्जशीट में शामिल नहीं किया है। उधर सीबीआई अदालत ने नरेंद्र अमीन की जमानत अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। मरकजी जांच एजेंसी सीबीआई ने 2004 में हुए इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामले में 3 जुलाई को अपनी चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि इशरत और दीगर 3 अफराद को गुजरात पुलिस ने एक फर्जी इनकाउंटर में कत्ल किया था। इस मामले में गुजरात पुलिस के 11 एहलकार ऐसे हैं जिन्हें सीबीआई ने एफआईआर में मुलजिम करार दिया था, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं किया है। एजेंसी ने उन्हें इस मामले में आईनी गवाह बना लिया है। इस मामले में आईनी गवाह बनाए गए लोगों में वक्त सिंह वनार, हरीश कुमार अग्रवत, चेतन गोस्वामी, प्रवीण सिंह वाघेला, रमेश पटेल, किशोर सिंह वाघेला, देवेंद्र गिरी गोस्वामी, इब्राहिम चौहान, मोहन मेहनत, कलू देसाई और भरत पटेल का नाम शामिल है। ये सभी गुजरात पुलिस में कांस्टेबल से लेकर डिप्टी एसपी के कैडर तक के ओहदेदार हैं। इनमें से कई लोगों का सीबीआई ने बयान भी रिकॉर्ड कर लिया है। इन सभी पुलिस एहलकारों को सीबीआई ने इशरत जहां मामले में दर्ज एफआईआर में मुलजिम बनाया था, लेकिन चार्जशीट में इन लोगों का नाम शामिल नहीं किया है। इसके अलावा इनकाउंटर के वक्त अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर रहे के.आर. कोशक को भी सीबीआई ने एफआईआर में मुलजिम बनाया था, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम शामिल नहीं किया है। वहीं दूसरी जानिब इस फर्जी इनकाउंटर मामले में सीबीआई की खुसूसी अदालत ने मुलजिम नरेंद्र के अमीन की जमानत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। नरेंद्र अमीन ने अपनी अर्जी में इस मामले में सीबीआई की दाखिल करदा चार्जशीट पर सवाल उठाए थे। नरेंद्र अमीन के मुताबिक चार्जशीट नामुकम्मल है और सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी के 90 रोज के अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की, जिसकी बुनियाद पर उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। लेकिन अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट को दुरुस्त और 90 रोज के अंदर दाखिल करार दिया। उन्होंने ये कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाया था कि ये चार्जशीट अधूरा है और 90 दिन के जो लिमिट है उसके अंदर नहीं पूरा चार्जशीट पूरा फाइल नहीं हुआ है, इसीलिए उनको डिफरेबल का लाभ मिलना चाहिए, जिसको आज कोर्ट ने नकारते हुए ये कहा है कि नहीं, जो सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया था वो पूरा है और जो 90 दिन के अंदर चार्जशीट करना चाहिए था वो सीबीआई ने किया है, इसीलिए अमीन को डिफरेबल बेल का हक नहीं मिलता है। वाज़ेह रहे कि 15 जून 2004 को इशरत और उसके 3 साथियों को अहमदाबाद के मुज़ाफ़ात में एक फर्जी इनकाउंटर में कत्ल किया गया था। गुजरात पुलिस ने इशरत को लश्कर तैयबा का एजेंट बताकर इनकाउंटर को जवाज फराहम किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद गुजरात के सीनियर पुलिस अफसर पीपी पांडे ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। इशरत इनकाउंटर केस में सीबीआई ने पीपी पांडे को मुलजिम बनाया है। पीपी पांडे लंबी छुट्टी पर जाने के बाद से लापता है। सीबीआई ने अदालत से उन्हें फरार करार देने की दरख्वास्त की है। पीपी पांडे इनकाउंटर अंजाम देने वाली क्राइम ब्रांच के सरबराह थे। 12 जुलाई को तेलंगाना मामले पर अहम फैसले की तवक्को की जा रही है। 12 जुलाई को कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग होने वाली है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस मीटिंग में कांग्रेस तेलंगाना मामले में हतमी फैसला ले सकती है। तेलंगाना मामले पर एक बार फिर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 12 जुलाई को कांग्रेस कोर कमेटी की मीटिंग में तेलंगाना मामला सरे फहरिस्त बताया जाता है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस उमूर के इंचार्ज और पार्टी जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने इशारा दिया है कि 12 जुलाई को कोर कमेटी की मीटिंग में तेलंगाना मामले पर फैसला लिया जा सकता है। तेलंगाना मामले पर इम्कानी फैसले के पेश नज़र एपी के दारुल हुकूमत हैदराबाद में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बताया जाता है कि दिग्विजय सिंह ने रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को पूरी तैयारियों के साथ जुमा को दिल्ली आने की दावत दी है। जराये का कहना है कि वज़ीर आला के साथ साथ नायब वज़ीर आला दामोदर राज नरसिम्हा और रियासती कांग्रेस के सदर बोत्सा सत्यानारायणा को भी अपने अपने मंसूबों के साथ दिल्ली आने की दावत दी गई है। बताया जाता है कि कांग्रेस की इस कोर कमेटी की मीटिंग की वजह से रियासती काबीना की मीटिंग को मुलतवी कर दिया गया। जराये का कहना है कि काबीनी मीटिंग के इल्तिवा से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोर कमेटी का इजलास फैसला कुन हो सकता है। माजी में कांग्रेस तेलंगाना मामले के हल के लिए कई फार्मूले पेश कर चुकी है, जिसमें रायल तेलंगाना भी शामिल है। रायल तेलंगाना फार्मूले के तहत रायलसीमा इलाके के 4 अजला को तेलंगाना में जम कर दिया जाएगा और रायलसीमा के बाकी 4 अजला को साहिली आंध्रा में शामिल किया जाएगा। कांग्रेस तेलंगाना को खुसूसी मौक़िफ़ देने का इरादा जाहिर कर चुकी है।
इस दौरान आंध्र प्रदेश काबीना के एक सीनियर वजीर का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान अलहदा तेलंगाना का मन बना चुकी है, बस इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान करना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। सैलाब से मुतासरा उत्तराखंड में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। चमोली के इलाके पोखरी में भारी बारिश के दौरान एक मकान की छत गिर जाने से एक ही खानदान के 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि गढ़वाल में सड़क कुशादगी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन खाई में गिर जाने से 4 अफराद हलाक हुए। चमोली के एडीएम के मुताबिक भारी बारिश के बाद बड़े पत्थर लुढ़कते हुए एक मकान से टकरा गए, जिसके बायस वो मुनहदिम हो गया। महलूकीन में 2 खवातीन और 3 बच्चे शामिल हैं। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त। आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारण, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, भारतीय गर्व से बतला रे, ओ जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। थोड़ा खेलो, थोड़ा खाओ। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से आ रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी, और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। चीन हिंदुस्तानी सरहद में घुसने की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। चीनी दरअंदाजी का ताज़ा वाक़या 17 जून का है। सरकारी ज़राए के मुताबिक चीनी फौज ने लद्दाख के चुमार सेक्टर में दरअंदाजी की थी। उसने वहां कुछ हिंदुस्तानी बंकरों और चौकसी के लिए नस्ब कैमरों को भी तोड़ डाला था। सिफारती सतह पर चीन हिंदुस्तान से मुस्कुराकर, हाथ मिलाकर सरहद पर अमन के क़याम के लिए संजीदा कोशिशें करने की बात दोहराते नहीं थकता। लेकिन चीन की आला क़यादत जिस एतमाद बाहमी और बाहमी ताउन की बातें कर रही है, इसका अमली नमूना सरहद पर चीनी फौजें पेश नहीं करती मालूम हो रही हैं। सरकारी ज़राए के मुताबिक चीन के तौसीई अज़ाइम पर इसके सिफारती कोशिशों का असर होता नहीं दिखता। इतलात के मुताबिक चीनी फौजी जवान 17 जून को हिंदुस्तानी हुदूद लद्दाख के चुमर सेक्टर में घुस आए थे। ये वही सेक्टर है जिसमें कुछ तामीरात के सबब दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। चीनी फौज ने हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होकर चौकियों और सरहद पर निगरानी के लिए नस्ब कैमरे भी तोड़ फोड़ दिए थे। चुमर का महल वक़ू चीनियों के लिए हमेशा से सरदर्द रहा है। यहाँ तक कि चीनी फौज को सड़क के जरिए रास्त रसाई हासिल नहीं है। हिंद चीन सरहद पर चुमर लद्दाख से 300 किलोमीटर के फासले पर है।
चुमर डिवीजन में चौकसी टावर की ताबीर के खिलाफ 15 अप्रैल को चीनी फौज लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में घुस आई थी। ये तातुल 21 दिनों के बाद सिफारती कोशिशों से खत्म हुआ था, जिसके बाद हिंदुस्तान ने चौकसी टावर को गैर कारकर्द बना दिया था। लेकिन चीनी फौज पर नजर रखने के लिए फौज ने कैमरे नस्ब किए थे। हिंदुस्तान का ये अमल भी चीनी फौज को नागवार गुजरा और उसने दरअंदाजी करके कैमरे तोड़ डाले और तार काट दिए। वादर है कि लद्दाख हिमाचल प्रदेश की सरहद पर वाक़ चुमर सेक्टर पर भी चीन अपना दावा कर रहा है। इस सेक्टर में हर साल चीनी हेलीकॉप्टर के घुस आने की खबरें हैं। गुज़िश्ता बरस ही चीन के हेलीकॉप्टरों ने यहाँ PLA के जवान उतारकर ITBP के आर्जी तौर से नस्ब खेमों को उखाड़ फेंका था। बहरहाल मई के बाद से हिंद चीन के दरमियान लद्दाख दरअंदाजी के पस मंजर में आला सतह की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हिंदुस्तान दौरे के दौरान बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट की तजवीज़ पेश की थी, ताकि सरहद पर किसी किस्म की बदअमनी को रोका जा सके। नए मैकेनिज्म पर दोनों मुल्कों ने वज़ीर दिफा कैंटनी के हालिया बीजिंग दौरे पर पेशरफ्त का दावा भी किया था। इसे हतमी शक्ल देने के लिए बातचीत का सिलसिला जारी रखने का अहद भी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। हिंदुस्तानी इलाकों में चीन की दरअंदाजी पर माहिरीन ने तशवीश का इजहार किया है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान को चीन के साथ सख्त और नर्म दोनों तरह की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए। उनसे बातचीत भी जारी रखना चाहिए और साथ में सख्ती से उनको बता भी देना चाहिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसका उनको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वी हैव ए लाइन ऑफ कंट्रोल एंड उनको जिसको मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये भी है कि चाइना जो है उसके अंदर आर्मी वहाँ की कुछ बात करती है और पॉलिटिकल लीडरशिप दूसरी तरह की लैंग्वेज यूज़ करती है। पॉलिटिकल लीडरशिप से हमारा लगातार कांटेक्ट जारी है। आर्मी से भी हमारे संबंध उनके यहाँ बन रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो बहुत सी उनके साथ जॉइंट एक्सरसाइज की भी बात चल रही है। 19 किलोमीटर अंदर घुसपैठ हो जाती है, तंबू लग जाते हैं चाइनीज आर्मी के हमारी टेरिटरी पर, और उसके बाद आप उनके प्राइम मिनिस्टर को रेड कारपेट दिल्ली में खोल देते हैं, तो चाइना और क्या करेगा? उनको पता है कि आप पैरालिसिस में, आपकी लीडरशिप कमजोर है। डिफेंस मिनिस्टर लैंड करते हैं, उसके पहले उनके जनरल, और वहां पर जनरल ऐसे बोलते नहीं है जब तक पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं हो। तो वो वक्तव्य देते हैं कि 90,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इंडिया से वो हमको वापस लेना है, और इंडिया को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो चाइना के खिलाफ हैं। और हमारे डिफेंस मिनिस्टर में अगर थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता तो वो वापस आ जाते वहां से उसी समय अपनी यात्रा रद्द करके, क्योंकि ही गॉट अ वेरी रूड वेलकम। पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बातचीत करके वहां से जॉइंट स्टेटमेंट दिया कि इंडिया और चाइना डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे। उधर कांग्रेस लीडर राजीव शुक्ला का कहना है कि इस मामले को ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। मामला वैसे विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों इसको देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसी विशेष ये बात नहीं है। और मुझे लगता है कि इसका बहुत ज्यादा जो है ये एक तरह से हवा बनाने की कोशिश हो रही है। और कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने भी कहा आपको योजना आयोग में जब मीटिंग के बाद कि ये इसका जरूरत से ज्यादा तमाशा बनाया जा रहा है। ऐसा कोई पहली बार तो नहीं, होते ही रहता है, क्योंकि वो समझते हैं कि सीमा रेखा, हम समझते हैं सीमा रेखा, इसे थोड़ा बहुत जो है इधर से उधर होता रहता है। तो ये परसेप्शन का मामला, इसको जरूरत से ज्यादा जो है तूल देने की आवश्यकता नहीं है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।